मैं अनुपम शर्मा जयसवाल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा में एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है परमाणु संरचना। ये टॉपिक रसायन शास्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। परमाणु संरचना का मतलब क्या है और परमाणु संरचना की इंपॉर्टेंस केमिस्ट्री में इतनी ज्यादा क्यों है, ये समझने के लिए एक छोटी सी चीज आपको यहाँ समझनी पड़ेगी कि प्रकृति में कोई भी पदार्थ जो है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनको हम लोग परमाणु बोलते हैं। परमाणु एक ऐसा कण है जिसके अंदर कुछ और छोटे कण भी उपस्थित होते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के अंदर होते हैं। परमाणु के अंदर ये छोटे कण होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहे जाते हैं। मैंने यहाँ पे इनका सिंबल लिख रखा है E माइनस, ये जो प्रतीक है या सिंबल कहे, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। P जो सिंबल है ये प्रोटॉन के लिए है और N जो मैंने सिंबल इस्तेमाल किया है या प्रतीक लिया हुआ है ये न्यूट्रॉन के लिए है। तो अगर कोई पूछे कि परमाणु के अंदर कितने छोटे कण उपस्थित होते हैं तो आप बता सकते हैं कि मोटे मोटे तौर पर किसी भी परमाणु के अंदर ये मुख्यतः 3 छोटे कण उपस्थित होते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। अब अगर थोड़ा सा और आगे चले इन चीजों को समझने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं वो धन आवेशित होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। और न्यूट्रॉन जो होते हैं उनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, वे उदासीन कण हैं। तो अगर परमाणु के अंदर देखे जाए तो 3 प्रकार के कण उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, प्रोटॉन धन आवेशित और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। ये तो मोटे मोटे तौर पे बात हुई कि परमाणु के अंदर ये 3 कण उपस्थित होते हैं। अब एक चीज आपको यहाँ पे और अच्छे से समझनी है कि परमाणु के अंदर इनकी स्थिति क्या होती है। तो दोस्तों, परमाणु के अंदर इनकी स्थिति अगर जानने के लिए एक साइंटिस्ट हुए जिन्हें को हमने नाम दिया, जिन्होंने इसकी खोज किया, जो इनको मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया परमाणु मॉडल के रूप में, वो हुए बोहर। इससे पहले बहुत सारे और साइंटिस्टों ने इसके ऊपर काम किया, जैसे रदरफोर्ड थे एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट जिन्होंने इनके ऊपर काम किया। उन्होंने रदरफोर्ड का एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं, सोने की पत्ती वाला परीक्षण किया। इन्होंने अल्फा कणों को सोने की पत्ती के ऊपर बहुत सारे अल्फा कणों को छोड़ा और उसके ऑब्जर्वेशन किया और उससे उन्होंने 3 प्रकार की कंक्लूजन या 3 प्रकार की बातें निकाली। पहली ये कि किसी भी परमाणु के अंदर जो अधिकतर भाग होता है वो खाली होता है। दूसरी बात कि परमाणु के अंदर एक बहुत छोटा एक पार्ट होता है जो धन आवेशित होता है, जिसको बाद में न्यूक्लियस या नाभिक कहा गया। और तीसरी बात उन्होंने ये बताया रदरफोर्ड ने कि किसी परमाणु के अंदर कोई ऐसा पदार्थ है, कोई ऐसा कण है जो लगातार अपनी स्थिति बदल रहा है, या यूं बोले कि वो घूम रहा है। बाद में पता चला कि वो इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 3 बातें थी ये रदरफोर्ड ने बताई थी। अब रदरफोर्ड के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया। इसके पीछे बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट चलते रहे, पर वो काम इतना अच्छा नहीं था कि जिनको कि हम उसका जिक्र करें या उनको पढ़ें। पर उसके बाद जो एक बहुत एप्रिशिएबल काम किया वो थे बोहर। तो बड़ा फेमस एक मॉडल हम देखते हैं परमाणु संरचना के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल ये एक ऐसा मॉडल है जो कि बहुत हद तक परमाणु के अंदर की स्थिति को समझाता है। अगर हम बात करें कि परमाणु के अंदर जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको 3 मूलभूत कण बताए थे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, उनकी स्थिति कहां-कहां है, ये जानकारी बोहर के परमाणु मॉडल से और अच्छे से स्पष्ट होती है। देखिए, एक परमाणु के अंदर एक केंद्र में नाभिक होता है जिसके अंदर 2 मूलभूत कण होते हैं और वो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन है
वो इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं अपनी कक्षा में, जिनको कहते हैं हम लोग ऑर्बिट या कक्षा या ऊर्जा स्तर। इनको हम 3 नाम से जानते हैं। और ये जो है केंद्र में वो हमारा है नाभिक। तो ये बोहर ने एक मॉडल दिया परमाणु का कि परमाणु में ऐसी व्यवस्था है। तो अभी हमने 2 मूलभूत कणों की जानकारी आपको यहां दे दी कि नाभिक के अंदर 2 कण होते हैं, 2 मूलभूत कण होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं एक फिक्स्ड पाथ में, एक निश्चित पाथ में, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, कक्षा या ऊर्जा स्तर। ये 2 चीजें हमको समझ में आई। अब 2-3 चीजें जो यहां समझनी है वो आपको यहां पे ध्यान में रखनी है। पहली चीज ये कि अभी हमने देखा कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है और प्रोटॉन स्थित है जिसके ऊपर धनावेश होता है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि नाभिक पर कौन सा आवेश आता है, धनावेश, ऋणावेश या उदासीन। तो ध्यान रखिए नाभिक जो होता है वो होता है धन आवेशित, नाभिक धनावेशित है। वजह क्या है इसकी? वजह आपको पता चल गई यदि, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं तो किसी भी परमाणु में जितने भी प्रोटॉन होंगे उनकी स्थिति नाभिक के अंदर होगी, वो और किसी जगह पे नहीं होंगे परमाणु में। इसी कारण पूरा का पूरा नाभिक जो होता है वो धन आवेशित हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन बनते हैं कि नाभिक पर कौन सा आवेश होता है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, 4 उसके विकल्प देगा, तो आपको टिक करना है कि नाभिक धन आवेशित होता है। और कई बार स्टेटमेंट में पूछ लेगा कि ऐसी क्या वजह है कि नाभिक धन आवेशित हो रहा है, तो उसकी वजह यह है कि नाभिक के अंदर मूलभूत कण जो है प्रोटॉन है, जो कि अपने आप में स्वयं धन आवेशित है। दूसरी चीज कि इलेक्ट्रॉन जो 3 मूलभूत कणों में जो तीसरा जो है वो मूलभूत कण कहां होता है स्थित, तो परमाणु में जो अंदर हम देखें परमाणु के अंदर, तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर इस प्रकार से, ये मैंने दिखाया एक सर्कल बना के, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि नाभिक के चारों ओर घूम रहा है अपने एक फिक्स पाथ में या डेफिनेट पाथ में। दूसरा सवाल ये उठता है कि नाभिक नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को तो आकर्षित करता होगा नाभिक, क्योंकि नाभिक धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है। तो फिर इलेक्ट्रॉन खींच के नाभिक के ऊपर गिर क्यों नहीं जाता? तो दोस्तों उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो नाभिक के चारों ओर जो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो एक खास नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं इलास्टिक मूवमेंट। इलास्टिक मूवमेंट, ये इलास्टिक मूवमेंट कर रहा है। इलास्टिक मूवमेंट का टेक्निकल मतलब क्या होता है, अगर हम जनरल भाषा में समझे, टेक्निकल चीजों से हटा के, कि इलास्टिक मूवमेंट का मतलब क्या है। इलास्टिक मूवमेंट का मतलब होता है फ्रिक्शनलेस मूवमेंट, मतलब घर्षण विहीन गति। मतलब इसमें घूमते समय इलेक्ट्रॉन का घर्षण 0 है, मतलब कुछ फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, इसी कारण ये आकर्षित होकर इसके ऊपर नहीं गिरेगा, ये अनंत समय तक इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा। साथ ही साथ इलास्टिक मूवमेंट की एक खासियत ये भी है कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते समय ऊर्जा का ह्रास भी नहीं करेगा, क्योंकि ऊर्जा का ह्रास तब होता जब यहाँ पे घर्षण लगता होता, घर्षण उसको रोकता और ऊर्जा का ह्रास होता, जिससे इसकी गति में परिवर्तन आ जाता। पर चूंकि ये ऑर्बिट पे जब वो रिवॉल्व करता है या घूमता है इलेक्ट्रॉन, तो कोई घर्षण नहीं होता, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अनंत समय तक लगातार नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ के कुछ चीजों को परमाणु संरचना में और समझते हैं, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। पहली चीज, एक चीज बड़ी सुनने को मिलती है, परमाणु क्रमांक। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक जिसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं कैपिटल Z से, इसका जो प्रतीक है वो है कैपिटल Z। तो परमाणु क्रमांक जो होता है उसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल Z से, और इसका मतलब क्या होता है? किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या ही कहलाती है किसी भी परमाणु का
परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक एक ऐसी चीज है जो हर एक परमाणु के लिए अलग होगी, या यूं बोले कि दुनिया में जितने भी प्रकार के परमाणु होंगे उन सब के परमाणु क्रमांक अलग होंगे। किसी भी दो भिन्न परमाणु के परमाणु क्रमांक कभी भी समान नहीं हो सकते। अर्थात ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी दो भिन्न परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या कभी भी इक्वल नहीं होगी। तो परमाणु क्रमांक एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हैं कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो परमाणु का आधार कार्ड है। जैसे आधार कार्ड में जो आधार नंबर होता है वो किसी भी दो भिन्न व्यक्तियों का समान नहीं हो सकता। गलती से हो जाए तो बात अलग है, पर वैसे नहीं हो सकता, आपको पता है। वैसे ही किसी भी परमाणु में परमाणु क्रमांक जो है वो दो भिन्न परमाणुओं का एक नहीं हो सकता। परमाणु क्रमांक उसकी यूनिक आइडेंटिटी है, मतलब आइडेंटिटी है कि ये एक पर्टिकुलर परमाणु है क्योंकि उसका एक परमाणु क्रमांक फिक्स है। दूसरी चीज आपको यहां देखने को मिलती है वो है आपका परमाणु भार। परमाणु भार जिसको हम लोग कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु भार होता क्या है? किसी भी परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो योग होता है वो कहलाता है परमाणु भार। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो योग है वो कहलाता है परमाणु भार। तो इसको हम लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम्मिलित रूप को हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम्मिलित रूप है वो कहलाता है न्यूक्लियॉन्स। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि परमाणु भार न्यूक्लियॉन्स की संख्या है या परमाणु भार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग है। मतलब नाभिक के अंदर जो दो मूलभूत कण हैं उनका योग ही क्या होता है? परमाणु भार। परमाणु भार दो भिन्न का सेम हो सकता है, यहां पे ये ऑप्शन है, पर यहां पे नहीं हो सकता। ये चीज दोनों में डिफरेंस आप ध्यान में रखिएगा कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में डिफरेंस ये है कि परमाणु भार दो का सेम हो सकता है पर परमाणु क्रमांक दो भिन्न का कभी सेम नहीं होगा या एक नहीं होगा। तो अब आप अगर देखें तो हमने प्रोटॉन का जिक्र किया, न्यूट्रॉन का जिक्र किया, पर हमने इलेक्ट्रॉन का यहां जिक्र नहीं किया कि परमाणु क्रमांक परमाणु भार में इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। पर इलेक्ट्रॉन का जिक्र कब और कैसे आएगा वो अब देखने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा कि अगर परमाणु उदासीन है, उदासीन बोलने का मतलब दोस्तों कि परमाणु के ऊपर अगर कोई आवेश ना हो, मतलब वो आयन न बना रहा, या तो धन या तो ऋण, वो उदासीन हो, तो ऐसी स्थिति में उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1:1 होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई परमाणु उदासीन है, उदासीन बोलने का मतलब यह है कि उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1:1 है। ध्यान दीजिएगा, मैंने अनुपात कहा है, मैंने संख्या नहीं कही है। संख्याएं तो भिन्न हो सकती हैं पर अनुपात समान रहेगा। अब कैसे, मैं किसी एक छोटे एग्जांपल से यहां समझाता हूं। जैसे मैंने कह दिया कि लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3, और अगर लिथियम एक उदासीन परमाणु है तो लिथियम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो अनुपात होगा वो होगा 3:3। इसका मतलब है कि वो 1:1 में है। तो अनुपात 1:1 है। ये संख्या बदलती रहेगी। इसका मतलब है कि उदासीन परमाणु में आप ऐसा बोल सकते हैं कि उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, थोड़ा और समझते हैं कि अगर आयन हो जाए तो फिर कहानी क्या होती है। तो अगर मान लीजिए कोई परमाणु धन आवेशित हो रहा है, अगर कोई परमाणु धन आवेशित है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं तो आप बहुत ध्यान से इन चीजों को समझेंगे। अगर परमाणु धन आवेशित है, इसका मतलब यह है कि उस परमाणु के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से अधिक होंगे, तभी उसके ऊपर धन आवेश आएगा। और यदि परमाणु ऋण आवेशित है, अगर परमाणु ऋण आवेशित है तो इसका मतलब है कि उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कम होंगे, या उल्टा बोले कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा होंगे। पर
इसमें एक बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कंपटीशन के लिए आपको याद रखनी है या दिमाग में रखनी है। इन दोनों ही परिस्थितियों में ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों ही परिस्थितियों में प्रोटॉन की संख्या अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं इसको सर्कल बना रहा हूं ताकि आपके दिमाग, चाहे कोई परमाणु धन आवेशित हो रहा हो, चाहे कोई परमाणु ऋण आवेशित हो रहा हो, उनमें प्रोटॉन की संख्या अपरिवर्तित रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश जो आ रहा है किसी परमाणु पे, चाहे वो धन आवेश हो चाहे वो ऋण आवेश हो, वो दोनों किस वजह से आ रहे हैं? वो आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन के कारण। अब मैं एग्जांपल से समझाऊं यहाँ पे जो कहानी मैंने यहाँ लिखी। अब मैं ले लेता हूं वही एग्जांपल जो मैंने अभी कुछ देर पहले लिया था। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। इसका मतलब ये है कि लिथियम के अंदर प्रोटॉनों की संख्या 3 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 3 है, क्योंकि उदासीन परमाणु में ये 1:1 रहते हैं। पर यदि अगर मैं लिथियम का धन आवेश बनाऊं या लिथियम आयन बना लूं, तो ऐसी कंडीशन में प्रोटॉन तो 3 रहेगा बट इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2। तो आपने देखा परमाणु चाहे उदासीन था चाहे वो धन आयन बनाया, इस कंडीशन में उनके प्रोटॉनों की संख्या अपरिवर्तित रही, बदल गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यही मैं दूसरा एग्जांपल लूं, अगर मान लीजिए मैंने फ्लोरीन ले लिया, तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9 और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 9 और प्रोटॉन की संख्या भी 9, क्योंकि अभी ये उदासीन है। अब अगर मैं फ्लोरीन का एनायन बनाऊं, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोराइड आयन, उस कंडीशन में प्रोटॉन तो मेरे पास 9 रहेंगे जो फिक्स ही है, बट इलेक्ट्रॉन यहां पे हो जाएंगे 10। तो आपने देखा कि फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। तो यहां आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या परिवर्तित हो रही है, यहां आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या परिवर्तित हो जा रही है, बट प्रोटॉन की संख्या समान है दोनों ही कंडीशन में। तो परमाणु चाहे ऋण आवेश ले चाहे धन आवेश ले, हमने यहां पे लिख दिया प्रोटॉनों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। तो क्वेश्चन जो बनता है इस पूरी कहानी से, ध्यान से सुनिएगा, वो क्या बनता है? बोलेगा लिथियम प्लस का, लिथियम प्लस बोल दिया धन आयन का परमाणु क्रमांक कितना है? ऑप्शन दे देगा, पहला 2, दूसरा ऑप्शन दे देगा 3, तीसरा ऑप्शन दे देगा 4 और चौथा ऑप्शन दे देगा 5। तो बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे कैंडिडेट ये गलती करते हैं, वो लगा देंगे 2 वाले पे, क्योंकि इसमें 2 हो गए, 1 चला गया। पर ये ध्यान रखिए कि प्रोटॉन कभी भी नहीं जाते, क्योंकि प्रोटॉन स्थित है नाभिक के अंदर और वो बाहर नहीं निकलेंगे। अभी भी इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 3 ही है, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से बताया। तो परमाणु का परमाणु क्रमांक कभी नहीं बदलता, चाहे वो धन आवेशित हो जाए चाहे वो ऋण आवेशित हो जाए, उसमें उसका परमाणु क्रमांक फिक्स रहता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है कि अक्सर कैंडिडेट ये छोटी छोटी बातें भूलता है और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये चीज आपने समझी कि परमाणु का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार किन किन चीजों से मिलकर बन रहा है, और उसको आपने अभी समझा। अब एक चीज यहाँ पे और समझनी है जो इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन का फिर काम क्या है। हमने परमाणु में प्रोटॉन की बात कर ली, न्यूट्रॉन की बात कर ली, अब हम समझें कि इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, जबकि इलेक्ट्रॉन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन का मुख्यतः काम है, इलेक्ट्रॉन का कार्य जो है वो है रासायनिक अभिक्रिया को करवाना, रासायनिक अभिक्रिया को करवाना। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो मुख्यतः इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। अब दिमाग में ये बात आती है कि कौन से इलेक्ट्रॉन, अगर हम थोड़ा सा और डीप में इस चीज को 1 मिनट के लिए समझें तो हम बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाह्यतम कक्षा में होते हैं, या इसको डिफाइन कर लें तो इसको बोलते हैं हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्ष में होते हैं। तो ये आपको अब कैसे पता चलेगा कि कोई परमाणु के अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं और वो भाग लेंगे? उसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है जिसको हम बोलते हैं मैजिक नंबर, और वो मैजिक नंबर मैं बोर्ड में लिख रहा हूं 2 8 8 18 18 32। इस फिगर से हम लोग ये पता कर लेते हैं कि किसी भी परमाणु के अंदर कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे।
अब जैसे मैं छोटा एग्जांपल लूं, बार बार मैं लिथियम को ले रहा हूं ताकि आप बेहतर समझ पाएं। जैसे मैंने लिथियम में लिया, लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3। अब मुझसे पूछा गया अगर ये भी उदासीन अवस्था में है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे, जैसा कि कुछ देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया। अब इससे पूछा जाएगा आपको कि भाई इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो मैं बताऊंगा इस नंबर से मैं लिखूंगा 2 और बच गया 1, मतलब इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन है 1, मतलब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन को मैं 2 1 में लिख रहा हूं। अब ये 1 क्यों लिखा, 2, पहले आपको ये नंबर लिखना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है यहां पे इस नंबर पे, और जब तक यहां पे 8 नहीं हो जाए तब तक आप आगे शिफ्ट नहीं करेंगे। कैसे, मैं कुछ और बड़े एग्जांपल लेके दिखाऊं। जैसे मैं लिख लेता हूं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक है 13। अगर इस नंबर से चलूं और मुझसे पूछा जाए कि पर एल्यूमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो मैं लिखूंगा 2, तो 13 में से 2 चला गया, बच गया 11, फिर मैं लिखूंगा 8, तो ये हो गया 10, अब यहां आ गया 3। तो आपने देखा कि इसके पास अब जो है, जो आखिरी नंबर आ रहा है वही उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो मैं बोलूंगा एल्यूमिनियम में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, जबकि लिथियम में 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे मैं कार्बन की बात करूं, बड़ा पॉपुलर एक एलिमेंट है, आपको मालूम है, तत्व होता है कार्बन, जिससे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। अगर मैं इसमें इसको देखूं तो 2 और ये 4 में टूटेगा, 2 के आगे इधर चलूंगा और जब तक इससे आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक यहाँ पे 8 ना हो जाए। तो मैं बोलूंगा कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4। तो जो ये गोला करके मैंने दिखाया संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये वही इलेक्ट्रॉन है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे। तो कोई पूछेगा कि हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, पर उसमें भी कौन से इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसमें भी आपको ध्यान रखना है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ही अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का कोई रोल या कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती रासायनिक अभिक्रिया में। तो मुझसे पूछा जाएगा कि ये 2 और 8 ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, ये किसी क्रिया में भाग लेंगे, तो हम बोलेंगे ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेंगे, ये ऐसे ही परमाणु के अंदर रहेंगे, पर ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे। तो आपने आज समझा कुछ 3 महत्वपूर्ण बातें कि परमाणु के अंदर 3 मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इनकी स्थिति परमाणु के अंदर कहां होती है, जो हमने बताया कि आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक फिक्स पाथ में चक्कर लगाता है, जिनको हम लोग कक्षा या ऑर्बिट बोलते हैं। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करती है जो अपरिवर्तित रहती है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग कहलाता है परमाणु भार, जो कि किसी परमाणु का होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है। और जो आवेश आता है किसी परमाणु पे वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के परिवर्तन से आता है, प्रोटॉनों की संख्या अपरिवर्तित रहती है किसी परमाणु में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये लेक्चर आपके लिए उपयोगी रहा होगा और आप इससे कुछ चीजें सीख जाएंगे। आगे आने वाले लेक्चर में इसके आगे के कुछ जो टॉपिक है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।